वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास हिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर जो कि है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो गाइस, ये तो हम स्टार्ट कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे अभी अभी आए हो, जाओ एंड फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये तो सिर्फ हिस्ट्री की वीडियो है, लेकिन हम क्लास 9th के बाकी सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंस, इंग्लिश, इन सब सारे सब्जेक्ट्स की हम वीडियोस बहुत ही जल्द इस चैनल पर लाने वाले हैं। सो जाइए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को। अब इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो रेवोल्यूशन का मतलब अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊं तो जब बहुत सारे लोग एक साथ गैदर होते हैं कोई बड़ा पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए, एंड वो पॉलिटिकल चेंज आ जाता है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। सो तीन चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। पीपल आर गैदरिंग टुगेदर, ठीक है। सेकेंड है कोई बड़ा पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए, एंड थर्ड बहुत थोड़े टाइम में। सो ये थ्री थिंग्स इज इक्वल टू रेवोल्यूशन। सो अब फ्रांस में रेवोल्यूशन क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, एंड वहाँ जाके हम समझेंगे सबसे पहले कि सोसाइटी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी एंड किंग कौन था, एंड इस तरीके से क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से लोगों ने एक रिवोल्ट किया एंड रेवोल्यूशन आया। सो चलिए देखते हैं व्हाट वाज द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी की कंडीशन क्या थी, लोग कैसे थे, एंड किंग जो थे वो कैसे थे। लेट्स अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले जानते हैं किंग के बारे में। तो मोनार्की थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो 1774 में जो किंग थे वो थे लुइस 16, यानी कि इस ईयर में इनको किंग बना दिया गया था। अब इनकी जो मैरिज थी काफ़ी ज़्यादा अर्ली एज में हो गई थी। एट 20 ईयर्स वो मैरिड थे, एंड किससे हुई थी, एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से जो थी उनकी वेडिंग हुई थी। लेकिन जैसे ही उनकी, आप कह सकते हैं, जब उनको थ्रोन पे बिठाया तो उस टाइम पे आप कहते हैं ना, जो खजाना होता है किंग के पास अपना अलग से, राइट। सो जो पूरा का पूरा एम्पायर का ट्रेजर था वो एम्प्टी था, एंड अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड क्यों था ये एम्प्टी, ये आपके जो क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकता है 5 मार्क्स का। सो इसके जो रीजंस हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, देखते हैं। सो जो सबसे पहला रीजन था वो था बिकॉज ऑफ वॉर। सो फ्रांस बहुत सारे वॉर्स में पार्टिसिपेट कर चुका था इनके किंग बनने से पहले, एंड जब भी कोई कंट्री वॉर में पार्टिसिपेट करती है तो डेफिनेटली सी बात है उस पर बहुत सारा मनी जो है वो स्पेंड होता है, बिकॉज आर्म्स पे, वेपन्स पे, इन सारी चीज़ों पे मनी तो लगेगा ही। तो फर्स्ट रीज़न जो था वो है वॉर। अब जो आपका सेकेंड रीज़न है वो क्या है, वो है एक पैलेस जो कि वर्सलीज में था। अब वर्सलीज बेसिकली एक जगह है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही आलीशान पैलेस था, आप कह सकते हैं महल था, ठीक है। अब उसको मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली सी बात है काफ़ी ज़्यादा मनी चाहिए होगा, तो जो बहुत सारा पैसा था वो इसकी मेंटेनेंस में चला जाता था। अब थर्ड रीज़न, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल रीज़न कह सकते हैं आप वॉर के अलावा, वो था कि फ्रांस ने हेल्प करा था अमेरिकन कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। सो जो भी उस टाइम पे आप कह सकते हैं एक्सपेंडिचर आया इन सारी चीज़ों के लिए, डेफिनेटली सी बात है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज था, ठीक है। इसीलिए ये जो सारा का सारा आप कह सकते हैं एक्सपेंडिचर था, ये किसने किया था, फ्रांस ने। एंड अब ये कोई 1-2 कॉलोनीज़ नहीं थी, ये 13 कॉलोनीज़ थी जिसको इंडिपेंडेंट कराया था फ्रांस ने फ्रॉम ब्रिटेन। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है, फ्रांस एंड ब्रिटेन ये दोनों दोस्त नहीं थे, इनके बीच में कोई भी दोस्ती नहीं थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस ऐसा क्यों कर रहा था, इनकी मदद क्यों कर रहा था, बिकॉज वो भी तो चाहता था कि उसका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर बढ़े, इसीलिए ताकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, इसीलिए वो वॉर में इंडल्ज होता था। इसीलिए आप देख सकते हैं महंगे महंगे पैलेसेस जिनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती थी, इन सारी चीज़ों में वो अपने आप को इन्वॉल्व रखता था। अब देखो, इतने सारे एक्सपेंडिचर के लिए ऑब्वियसली कभी ना कभी तो मनी ख़त्म होगा ही, तो इसीलिए जो फ्रांस
था उसने लिया था लोन। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि जिससे भी उन्होंने लोन लिया था बेसिकली गवर्नमेंट ने वो 10% इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करने लगे। 10% इंटरेस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी जो आप कह सकते हैं मनी था, वो गवर्नमेंट के हाथों से निकलता जा रहा था। 10% इंटरेस्ट अगर कोई चार्ज कर रहा है तो डेफिनेटली सी बात है इनके पास बचा ही क्या, आधा वॉर में चला गया, आधा पैलेस की मेंटेनेंस में, देन अमेरिकन कॉलोनीज़ को आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंस दिलाने में, फिर 10% इंटरेस्ट। तो इस तरीके से उनके पास कोई मनी बचा ही नहीं था। एंड लास्ट जो रीज़न था वो कि गवर्नमेंट के इन सब चीज़ों के अलावा भी तो अदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि वो अदर एक्सपेंडिचर्स क्या हो सकते हैं? अब गवर्नमेंट को अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी तो पे करना होगा, पोस्ट ऑफिस वगैरह, स्कूल्स वगैरह, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, इन सब चीज़ों को भी तो मैनेज करना होगा। ठीक है, तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से जब लुई 16 जब वो अपनी थ्रोन पे बैठे तो जो उनका आप कह सकते हैं खजाना या जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी थी। वॉर की वजह से, पैलेस की वजह से, इन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस दिलाने की वजह से, देन जिनसे इन्होंने लोन लिया था वो 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, एंड देन अदर रीजंस जैसे कि डेफिनेटली पे करना एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, ये कुछ रीजंस थे। नाउ एज अ रिजल्ट ये सारी चीज़ें तो थी, तो पैसा किससे लिया जाए? अब डेफिनेटली सी बात है जब गवर्नमेंट इतने सारे डेट के अंदर होगी तो मनी कहाँ से लेगी? वो टैक्सेस से और लोगों से। तो अब समझते हैं सबसे पहले, ये तो हमने समझा किंग के बारे में, ये हमने समझा कि उसका जो बेसिकली खजाना था या ट्रेजरी थी वो क्यों एम्प्टी थी। अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि लोग किस तरीके से डिवाइडेड थे, डिस्ट्रीब्यूटेड थे इन फ्रेंच सोसाइटी। ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम क्यों आई, ये रेवोल्यूशन स्टार्ट क्यों हुआ। चलिए समझते हैं। सो 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी 3 एस्टेट्स में, एंड वो 3 एस्टेट्स क्या थे? फर्स्ट एस्टेट्स था क्लर्जी, सेकेंड नोबिलिटी, एंड थर्ड था स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन, एंड इसके साथ बहुत सारे लोग। अब इसका मतलब क्या है, एक एक करके समझते हैं। क्लर्जी पीपल यानी कि जो लोग चर्च में काम करते थे। ठीक है, नोबिलिटी मतलब वो लोग जो बेसिकली किंग के अंडर काम करते थे, किंग हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, ये सारे लोग नोबल्स। एंड थर्ड आ गए आपके जो ये स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन हो गए, जिसमें आप कह सकते हैं नॉर्मल पीपल आते हैं। तो इस तरीके से जो सोसाइटी थी वो डिस्ट्रीब्यूटेड थी। लेकिन अब इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? अब हम देखते हैं 90% ऑफ द पॉपुलेशन वो बेसिकली इस थर्ड एस्टेट में आती थी, एंड वो जो थे काफ़ी ज़्यादा पुअर थे, क्योंकि यहाँ पे पीजेंट्स थे। ठीक है, एंड ये ऐसे पीजेंट्स थे जिनके पास अपना लैंड भी नहीं था। तो कई तो इनमें से ऐसे थे जिनके पास छोटे लैंड्स होते थे, और कई ऐसे थे जो लैंडलॉर्ड्स के लैंड पे काम करते थे, यानी कि वो टेनेंट्स थे। ठीक है, अब जितने भी टैक्सेस और ये सारी चीज़ें होती थी, इन सब का आप कह सकते हैं बर्डन जो है वो हमेशा फॉल करता था इन दिस थर्ड कैटेगरी या ऑन दिस थर्ड एस्टेट। यानी कि ये जो दो थे, इन दोनों एस्टेट पे एक स्पेशल आप कह सकते हैं इनको प्रिविलेजेस मिलती थी। प्रिविलेजेस क्यों मिलती थी? बिकॉज कहते थे कि ये लोग प्रिविलेजेस इंजॉय करते हैं बाय बर्थ, मतलब जब से वो पैदा हुए हैं, बिकॉज वो इस जगह पे वो क्लर्जी क्लास में है, नोबिलिटी में है, इसीलिए यहाँ के लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगी। अब इन प्रिविलेजेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती थी? फर्स्ट थिंग जो आती थी वो ये थी कि इन लोगों को टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते थे, विच मीन्स दैट सारा का सारा बर्डन किस पे आता था? ऑब्वियसली ऑन द थर्ड एस्टेट। अब 60% ऑफ जो लैंड था वो चर्च के पास था, तो चर्च का यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। अब क्योंकि वो चर्च के पास था तो वो लोग इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा काम करवाते थे, जैसे कि हमारे घर पे काम करो, चर्च के लिए काम करो, ज़बरदस्ती इन लोगों से काम करवाया जाता था। सो इन सारी चीज़ों का जो था ये बर्डन हमेशा थर्ड एस्टेट पे ही रहता था। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, यानी कि हैवी ड्यूटी जो इन लोगों को पे करनी पड़ती थी टू देम। ठीक है,
अब ये एक बड़ी दिक्कत होती थी, उसमें से एक थी थाइज। सो जैसे मैंने कहा कि इन लोगों को बहुत टैक्सेस पे करने पड़ते थे, तो फर्स्ट था ये थाई। सो ये बेसिकली एक आप कह सकते हैं टैक्स था जो चर्च ले करती थी ऑन दीज पीपल। एंड इसके अंडर क्या होता था, जो 10% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या आप कह सकते हैं हार्वेस्ट जो होता था वो डायरेक्टली चर्च को देना होता था। सो अब सोचो इन लोगों पे कितना ज़्यादा बर्डन होता होगा। एंड टेल एक तरह का टैक्स होता था या टाइल एक तरह का टैक्स होता था जो डायरेक्टली पे करना पड़ता था लोगों को, गवर्नमेंट को। एंड ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके अलावा हम देखते हैं इनडायरेक्ट में बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे सॉल्ट पे था, टबैको पे था, इन सब चीज़ों पे टैक्सेस ही टैक्सेस थे। एंड ये टैक्सेस किसको पे करने थे अल्टीमेटली, टू द थर्ड एस्टेट। अब सोचो इतने सारे टैक्सेस, ठीक है, एंड सिर्फ एक ही एस्टेट उसको पे कर रहा है, तो डेफिनेटली सी बात है ये तो गलत बात है। तो लोग यहाँ पे परेशान थे। तो फिर वो लोग सरवाइव कैसे कर रहे थे, लेट्स सी। अब जो स्ट्रगल था फ्रेंच सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था टू सर्वाइव, एंड किसके लिए, फॉर द थर्ड एस्टेट। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आई, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रॉब्लम थी वो थी पॉपुलेशन की। तो जो पॉपुलेशन हम 1715 में देखते हैं अराउंड थी 23 मिलियन, ठीक है। ये बढ़ के कितनी हो गई, ये बेसिकली बढ़ के हो गई 28 मिलियन। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सबसे पहले मुझे बताओ किस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। हम सबको ये बात पता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं या वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो फूड ग्रेन्स की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यही हुआ, फूड ग्रेन्स की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जिस पेस पे पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस पेस पे फूड ग्रेन की प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही थी। प्रोडक्शन उसी लेवल पे, उसी पेस पे चलती जा रही थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, विच मीन्स बहुत सारे लोगों के पास फूड भी नहीं था। अब क्या हुआ, लोग बेसिकली वहाँ की स्टेपल आप कह सकते हैं, दे यूज टू कंज्यूम या वो कंज्यूम करते थे ब्रेड को। लेकिन ब्रेड के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि हर चीज़ पे तो इम्पैक्ट होगा ही पॉपुलेशन का। ये क्या शो कर रहा था, ये शो कर रहा था किस तरीके से जो फ्रेंच सोसाइटी है वो कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रॉब्लम में थी फर्स्टली, एंड सेकेंडली कितना ज़्यादा निग्लेक्ट कर रहे थे जो नोबिलिटी थे। इन सारी चीज़ों को जो किंग था, जो एम्परर था, उसका बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इन सारी चीज़ों को देखे, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज ना हो। लेकिन फिर भी ऐसी हुई। एंड इसका आपको मैं एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ, आपकी बुक में मेंशन नहीं है ये, बट एक बहुत ज़्यादा फेमस सेइंग थी ये। सो जो किंग लुइस जो थे उनकी वाइफ थी, लुइस 16 की बात हो रही है, तो जब उनको पता चला कि लोगों के पास ब्रेड भी नहीं है खाने को क्योंकि इसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो वो इतनी ज़्यादा इग्नोरेंट थी, उन्होंने एक लाइन बोली थी, एंड वो लाइन थी लेट देम ईट केक। अरे उनके पास फूड ग्रेन्स के पैसे नहीं है, उनके पास ब्रेड के पैसे नहीं है, केक जो कि बेसिकली आपके पैलेस में लोग कंज्यूम कर रहे होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस माना जाएगा उस टाइम पे, वही लोग उन सब चीज़ों को कंज्यूम कर पाएंगे। तो क्या ये लोग केक कंज्यूम कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। सो इस तरीके से जो हमारा हम देख सकते हैं फ्रेंच सोसाइटी में जो किंग थे वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंट थे इन लोगों की कंडीशन से। ये तो बात थी फूड की एंड ये बात थी पॉपुलेशन की। अब इसके साथ साथ जो वर्कर्स थे, अब वो भी फिक्स्ड वर्कर्स थे जो कि आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में काम करते थे। अब उनका क्या हुआ होगा, देखो जैसे ही प्राइसेस बढ़े, अब डेफिनेटली सी बात है कि उनको भी ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए, लेकिन अगेन जो उनकी वेजेस थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो दिस लेड टू अ सिचुएशन ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? सबसिस्टेंस क्राइसिस एक वो सिचुएशन होती है जहाँ पे नॉर्मल पीपल या फिर ह्यूमन बींग्स जो एक जगह पे रह रहे हैं वो अपनी बेसिक नीड्स जो है उनको भी मीट नहीं कर पाते। बेसिक नीड्स क्या होती हैं? फूड होता है, शेल्टर होता है, क्लोथिंग होती है, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। अब जब इस तरह की सिचुएशन में जब इकोनॉमी इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रॉब्लमैटिक ऑलरेडी थी, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके थे, तो डेफिनेटली सी बात है एंडेंजर हो गया था उनका लाइवलीहुड, मतलब उनका जो लाइवलीहुड था वो खतरे में हो गया था, एंड वो
अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको मीट नहीं कर पा रहे थे। तो यही थी सिचुएशन ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब इसी की वजह से जो लोग थे उन्होंने क्या करना शुरू किया, रिवोल्ट करना शुरू किया कि अरे क्या हो रहा है, ये किंग जो है उनको हमारी कोई परवाह नहीं है, जो क्वीन है वो ऐसे मीन सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स दे रही है कि लेट देम हैव केक। अरे हम केक कैसे खा सकते हैं, हमारे पास तो फूड ग्रेन्स भी नहीं है, ब्रेड भी नहीं है, राइट। जब इस तरीके की सिचुएशन आई तब लोगों ने सोचा कि अब बहुत हो गया, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे सर से पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है। सो नाउ व्हाट डिड पीपल डू, अब उन्होंने यहाँ पे रिवोल्ट करना शुरू किया। एंड कैसे किया देखते हैं। आई नो जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ वो आपकी बुक में सबसे ज़्यादा, या आप कह सकते हैं स्टार्टिंग में गिवन है, बट मैं अगर आपको ये स्टार्टिंग में ही बता देती तो आप लिंक कैसे करते कि लोगों ने ऐसा क्यों किया। इसीलिए मैंने आपको पहले लोगों के बारे में बताया, लोगों की प्रॉब्लम के बारे में बताया कि उन्होंने रिवोल्ट क्यों किया, ठीक है। एंड अब मैं आ रही हूँ कि उन्होंने एक्चुअली किया क्या। आई नो आपकी बुक में ये वाला जो इंस्टेंस है वो पहले दिया है, बट डोंट वरी, ये मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड करो, लिंक कर पाओ, ठीक है। तो 14 जुलाई 1789 में बहुत सारे लोगों ने, अप्रॉक्सीमेटली 7000 पीपल, जिसमें मेन एंड वुमेन दोनों इंक्लूडेड थे, वो लोग गैदर हुए एंड उन्होंने सोचा कि हम पीपल्स मिलिटिया बनाएंगे, मतलब एक आर्मी बनाएंगे हम नॉर्मल पीपल की। एंड हम क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सब चीज़ों पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने किया भी ऐसे ही। सो कुछ लोग उन्होंने अटैक किया बैस्टिल पे। बैस्टिल एक प्रिजन था एंड बेसिकली लोग इस जगह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, या लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्यों? उन्हें एक तो यहाँ पे लगता था कि किंग ने अपनी जितनी भी सारी वेपन्स हैं, एम्यूनेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे छुपा रखी हैं। एंड ये जो जगह थी ये शो कर रही थी किंग की डिस्पोटिक पावर को, कि किंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो लोगों को ये पसंद नहीं था एंड ये एक बेसिकली जेल थी। तो उन्होंने इसको अटैक किया, ठीक है, इस जगह पे, एंड जो यहाँ पे कमांडर था उसको मार दिया एंड जेल के अंदर जो 7 प्रिजनर्स थे उनको फ्री कर दिया। तो इस तरीके से लोगों ने अपना जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे कर करके ये जो रिवोल्ट था आगे से आगे बढ़ता गया। सो ये उन लोगों की आप कह सकते हैं कोशिश थी टू स्टार्ट अ रिवोल्ट अगेंस्ट हुम, द किंग। तो इस तरीके से उन्होंने अपना जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट किया 14 जुलाई 1789 में। किस तरीके से, एक साथ गैदर होके उन्होंने सोचा एक आर्मी बनाएंगे जिससे हम गवर्नमेंट से लड़ेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने जो जेल थी उसको अटैक किया एंड फिर वहाँ के कमांडर को मारकर उन्होंने जो भी प्रिजनर्स थे उन्हें फ्री कर दिया। एंड आगे जाके आप देखोगे किस तरीके से फाइनली, अभी मैं आपको स्टार्टिंग में छोटा सा आइडिया दे देती हूँ क्योंकि तो फर्स्ट ही पार्ट है आपका। तो आगे जाके आप देखोगे कि फाइनली जो किंग था उसको वापस जाना पड़ा। ये जो किंग था, मोनार्की थी जो हट गई थी बिकॉज लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। सो ये जो थर्ड स्टेट था, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, इन सब के अलावा एजुकेटेड, मतलब ये लोग भी एजुकेटेड थे बट इनके अलावा और भी एजुकेटेड लोग थे, प्रोफेसर्स हो गए आप कह सकते हैं, देन उसके बाद फिलोसोफर्स हो गए। इन सब लोगों ने भी अपने अपने तरीके से मोनार्की को क्रिटिसाइज़ किया कि आप हमारे साथ इस तरीके से नहीं बिहेव कर सकते, आप हमें रूल कर रहे हो, यू नो, आप रूलर हो तो आपको अपनी कंट्री को, अपने एस्टेट को आपको खुश रखना चाहिए, उनकी नीड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो उसमें से जो 3 फिलोसोफर्स थे वो थे जॉन लॉक, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। सो जॉन लॉक ने बेसिकली अपना जो बुक था जिसका नाम था 2 ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, उसमें ये बात सामने ला के रखी कि एक तरीके से जो मोनार्की है वो गलत है, जो मोनार्कियल रूल है वो गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं रूसो ने ये रूसो ने कहा कि एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए गवर्नमेंट के बीच में और रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए विद इन अस, हम में से रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने उनका जो वर्क था द स्पिरिट ऑफ द लॉज, उसमें बोला कि बेसिकली जो 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं गवर्नमेंट के, आप कह सकते हैं क्या क्या, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन तीनों में इक्वली पावर को, कंट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तभी जाके जो पावर है एक जगह पे कंसोलिडेट या एक जगह पे नहीं रहेगी एंड तभी जाकर एक जस्टिस या फिर जो रूल है वो अच्छा होगा। सो इन 3 फिलोसोफर्स ने अपने अपने जो आइडियाज़ थे वो पुट फॉरवर्ड किए एंड इस तरीके से आप देख सकते हैं लोगों में कॉफ़ी हाउसेस से लेकर लिकर शॉप्स तक, बहुत सारी जगहों तक, या आप कह सकते हैं लाइब्रेरीज तक,
अब धीरे धीरे ये जो अवेयरनेस थी वो आनी शुरू हो चुकी थी कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो डिस्कशन करते थे, वो इस बात से कॉन्वर्सेशन उनकी होती थी किस तरीके से जो किंग है वो हमारे को ढंग से रूल नहीं कर रहा है, हमारी जितनी भी नीड्स हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं। सो इस वीडियो के लिए तो इतना ही। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके से थी, किंग किस तरीके से थे, एंड देन बताया कि लोग क्यों परेशान थे एंड रेवोल्यूशन क्यों स्टार्ट होने लगा। ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल हमने देखा, बैस्टिल पे जो अटैक हुआ था वो था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं इन दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ये बड़े चेंज या कह सकते हैं एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज कैसे आया, या इस रेवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ, किस तरीके से इस प्रोसेस को आगे लेके गए जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया है हमारा चैनल। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताइए इन द कमेंट सेक्शन। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.